अवामी नेशनल पार्टी ने जो सदर मुमलिकत ने ये लॉ एक्ट वापस करने का, साइन ना करने का एक स्टंट पुल किया है। हमने इसके बाद फौरी तौर पे इनकी रेजिग्नेशन का मुतालबा किया था और वी स्टिक बाय दैट मुतालबा। वो एक इंसान पाकिस्तान के इतने बड़े आईनी ओहदे पे बैठे हुए हैं, वो आर्म फोर्सेस के कमांडर हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई कराई, हमारा एक मजाक बनाया। और ये जैसे आपके एक मुकर्रर कह रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के जो इनके लॉयलिस्ट हैं उनके दिलों में हमदर्दी पैदा करने के लिए उन्होंने ये बात की है। इसके साथ उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बहुत रिस्पेक्टेड लोगों के ऊपर भी इल्ज़ाम तराशी की है। एंड जैसे कि इनकी पार्टी का तरीक़ाकार है वो इल्ज़ाम तराशी ही होती है, वो कभी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बैकअप नहीं होती। और अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंसी के और जो बाकी ब्यूरोक्रेटिक पूल के आला अफसरान हैं, उन्होंने अपने कोलीग के लिए स्टैंड भी लिया है। और दूसरी जो उनकी मनपसंद चॉइस थी, उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करने से इनकार भी किया है। सदर साहब जब इस ओहदे का हल्फ उठा रहे थे तो ही टुक एन ओथ कि जी मैं पाकिस्तान को, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को पार्टी लाइन से बालातर होकर डिफेंड करूंगा। अगर उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए ही खेलना है तो ही शुड रिज़ाइन और जाके खुली आप सियासत करे, उसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। सियासत भी नहीं करनी, कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं फेस करने, और उन्होंने वहाँ पे बैठ के खिचड़ियाँ पकानी है, तो नाइदर डू आई थिंक कि वो अब इस ओहदे के लिए सूटेबल है। मेरे हिसाब से वो पहले भी सूटेबल नहीं थे, और नाइदर डू आई थिंक कि वो इस ओहदे पे बहुत अरसे के लिए टिके रहेंगे, क्योंकि अपने मुतनाज़ा बिहेवियर से हर पार्टी ने उनके ऊपर एक अदम एतमाद कर लिया है। एंड आई थिंक उनकी जब ये मुद्दत पूरी होगी तो आई डोंट सी हिम एक्सटेंडिंग हिज स्टे। ठीक है, अब अगर ये हो जाता है जैसा कि आपने भी कहा और आमिर इलियास साहब ने भी कहा और मुर्तज़ा साहब ने भी कहा कि जी उनको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। मुर्तज़ा साहब तो कह रहे हैं कि शायद वो करेंगे, लेकिन उनका पॉइंट यही है कि करना नहीं चाहिए। इसी बात की बुनियाद पे जो मिसाल आपने दी है, तो चलें मिसाल है, अगर ये हम समझ लें कि नहीं वो कंटिन्यू करते और वो रिज़ाइन कर देते हैं और उसके बाद चेयरमैन सेनेट जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और उसके बाद निगरान एक सेटअप है और वो काकड़ साहब उसको चला रहे हैं। मईशत जो है वो संगीन बहरान का शिकार है, लोग बिजली के बिलों को लेके सड़कों पर पहुंचे हुए हैं। रिलीफ देने की हुकूमत बात करती है तो IMF कहता है कि कैसे यार आप रिलीफ देंगे, हमें बताएं कि क्या प्लान है आप लोगों का। चीनी का बहरान सामने आ गया है, पेट्रोल डीजल आपके सामने है। तो अब चले आखिरी जो PTI का बंदा डॉक्टर आरिफ अलवी, वो सदर के ओहदे से भी फारिग हो जाता है, चला जाता है, रिज़ाइन कर देता है। फिर आगे व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड देन? मसाइल सारे हल हो जाएंगे? देखिए जी, आपने सारे मसाइल तो गिना दिए, लेकिन इसमें एक बहुत संगीन मसला आपने नहीं गिनाया। खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशत गर्दी की एक लहर ने सर उठाई है, इन सारे मसाइल के साथ साथ ये भी एक नया मसला है, और बलूचिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ पे भी इन मसाइल ने सर उठाया हुआ है। देखिए जी, इन चीज़ों का लॉन्ग टर्म सल्यूशन तो ये है कि फ्रेश इंतखाबात कराए जाएं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट एक प्रॉपर 5 साल के मैंडेट के साथ आए, सूबों में भी आए, और फिर वो सर जोड़ के मिल के, क्योंकि अब हम यहाँ पे लोगों को झूठे वादे कर नहीं सकते, वो खान साहब की तरह 100 डेज़ के हम वादे कर नहीं सकते, लेकिन एक कंसेंसस बने इकोनॉमी के ऊपर, जिसके ऊपर सारे स्टेक होल्डर्स। देखिए, इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि जो जीता इलेक्शन बस उसी ने किया है, जो हारा है वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हैं। फिर जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्मॉल एंड बिग ट्रेडर्स हैं, हमारी पुलिस एंड आर्म्ड फोर्सेस हैं, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, एवरीबडी नीड्स टू सिट टुगेदर। और इन जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनमें एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं, जो आजकल डॉलर के साथ जो हो रहा है और जिसकी वजह से महंगाई की एक नई लहर दुनिया में आई हुई है, पाकिस्तान में सॉरी, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन इन द मार्केट। स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है। इसके साथ जो रोज़मर्रा की अशिया हैं वो भी महंगी हो रही हैं। जो हमारे टेक्सटाइल की और बड़े बड़े हमारे जो
انڈسٹریل یونٹس ہیں ان کی امپورٹس بھی افیکٹ ہو رہی ہیں. ہمیں ایک اسٹیڈی لانگ ٹرم پالیسی چاہیے. ہمیں اپنے ملک میں فورن اینڈ لوکل انویسٹرز کو ایک ایز آف بزنس کا ایک ماحول بنانا پڑے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کرے گا؟ ہم سب مل کے کریں گے, یا جو بھی ہماری الیکٹڈ گورنمنٹس آئیں گی. آپ آپس میں اتنے ایشوز ہیں آپ لوگوں کے, کدھر آپ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کی ویسے 12-13 جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں, لیکن اکٹھے ہونے کے باوجود جو 16 مہینے کی پرفارمنس ہے وہ سامنے آ گئی ہے. تو اکٹھے ہو کے بھی کیا کر لیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیے جی, اس پہ تو بہت آئی تھنک کہ اس گورنمنٹ میں, although ہم اس فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھے, تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں ٹو وچ آئی ایم ناٹ پریوی. لیکن یہ ہے کہ جی ان دا ورسٹ آف سچویشنز a good effort was made. اور جب ایک بہت بڑا ایشو تھا خان صاحب کا اور ان کا جو ایک بین الاقوامی ایجنڈے کو کاؤنٹر کرنے کا ایشو آیا, تو یہ 13 جماعتیں اکٹھی ہو گئیں. ہماری سیاست الگ ہے, ہمارے نظریات الگ ہیں, ہمارے آپ آ کے دیکھیں مینیفیسٹو ساری پارٹیز کے انفرادی طور پر الگ ہیں. ہم الیکشنز اپنی بلبوتے پہ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ کریں گے. اس کے بعد جس کو اللہ نے کامیابی دی, جس کو عوام نے ووٹ دیا, اس کا مینڈیٹ ہوگا. لیکن اس مینڈیٹ کے ساتھ ان کو چاہیے کہ باقی سارے سٹیک ہولڈرز کو بھی لے کے جائے. کیونکہ یہ سٹیبلٹی کب آئے گی, یہ ایز آف بزنس کب آئے گا؟ یہ تب آئے گا جب سب لوگوں کو لگے گا کہ اگر یہ حکومت بدلے گی, اگر ان ہاؤس یا آؤٹ ہاؤس کوئی چینج ہوگا, تو اکنامک پالیسی نہیں افیکٹ ہوگی. اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو سبز باغ دکھا دیں کہ جی 3 مہینے میں 6 مہینے میں سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے کنسنٹریٹڈ ایفرٹ.